सो क्लास 11 जियोमॉर्फिक प्रोसेस का थर्ड पार्ट आपने वीडियो लेक्चर सीरीज में काफी कुछ पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ेंगे। ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे आपको बहुत कुछ मिलता है। ई पाठशाला इंस्टाग्राम अकाउंट हम लाइव बातें करते हैं, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। तो हम पूरे चैप्टर के अंदर जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में संश्लेषित तरीके से यानी कि डिस्क्रिप्शन वे में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज फर्स्ट और सेकंड पूरी तरीके से इस पे खत्म हो चुकी थी कि एंडोजेनिक फोर्स जो होता है, जो धरती के अंदर से फोर्स लगता है, उस फोर्स में डायमॉर्फिज्म सडन फोर्स में क्या अंतर होता है, किस तरीके से धरती अंदर से चेंजेस होती है, वगैरह वगैरह बातें हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम एंडो एक्सोजेनिक फोर्स, जिसे हम बहिर्तजनिक बल बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, नोटिस करेंगे आप लोग एंडोजेनिक फोर्स एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही गंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स मैंने इसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करी, जिससे बच्चा बहुत आसानी से समझ सके कि एंडोजेनिक फोर्स होता क्या है। द फोर्स व्हिच ड्राइव देयर स्टेम फ्रॉम द अर्थ एक्सटीरियर और द ओरिजिनेट विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड द एक्सोजेनिक फोर्स और द एक्सटर्नल फोर्स। जो बल पृथ्वी के बाहरी हिस्से से अपनी ताकत प्राप्त करता है या पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उत्पन्न होता है, उन्हें बहिर्जनिक बल या बहिर्बल कहा जाता है। मतलब बाहर से, पृथ्वी के बाहर से कुछ भी बल लग रहा हो, उसे हम बहिर्जनिक बल बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप सपोज मान लीजिए कि दो प्लेटें आपस में टकरा रही है। अब दो प्लेटें अगर आपस में टकरा रही है, तो अब प्लेटों के टकराने से आप देखोगे क्या बनना स्टार्ट होगा, पर्वतों का बनना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, ये है आपका अंतर्जनिक बल। लेकिन पर्वत जो होंगे, आप नोटिस करो, पर्वत जो होंगे, उन पर्वतों को तोड़ने का काम करेंगे बाहर के बल। और बाहर के बल जो होते हैं, वो वर्षा भी हो सकती है, वो वायु भी हो सकती है, वो जल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो बाहर से धरती को इफेक्ट करेगा। तो आप यही देखोगे कि धरती बाहर के हिस्सों से कहीं उबड़ खाबड़, कहीं ऊंची है, कहीं निचली है, कहीं पे बहुत गड्ढे हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा पानी है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे फोर्सेस को आप क्या कहेंगे, एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे। और एक्सोजेनिक फोर्स में अपक्षय क्रिया बहुत सारे प्रकार की, तीन प्रकार की, इसमें बेसिकली तीन प्रकार की थी, लेकिन और भी होती है। क्लास 11 में हमको उतना ही समझाया जा रहा है जितना क्लास 11 के बच्चे चीजों को हजम कर पाए। ऐसी इरोजन की अगर बात करें तो इरोजन का आइस का टूटना, रिवर का फ्लो होना, सी का फ्लो होना, विंड की वजह से इरोजन होता है, अंडरग्राउंड वाटर में चेंजेस होते हैं। तो किस वजह से इरोजन होता है, वो सब एक्सोजेनिक फोर्सेस में आते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्स एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो, these flows drive the energy from atmosphere, determine an ultimate energy from the sun and also the gradient created by the tectonic factor। यानी कि एक्सोजेनिक प्रोसेस जो होता है वो एनर्जी लेता है, वो शक्ति लेता है एटमॉस्फेयर से, जो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, सन जो है अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है। और ये सारी की सारी टेक्टोनिक फैक्टर पे मैटर करती है। तो ये थोड़ी एनसीईआरटी बताती है। और दूसरा, यहीं पे इसको मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो सन है वो अपनी रेडिएशन को हीट करता है। हीट करने के बाद ऑफ कोर्स यहाँ के जल में परिवर्तन आता है, फिर जल वहां से कंडेंसर लेता है, कंडेंसर से फिर यहाँ पे वर्षा होती है, फिर पानी आ जाता है। सो ये सारा प्रोसेस सन की वजह से होता है, एनर्जी एटमॉस्फेयर में यही से मिलती है। अब अगर आप एक्सोजेनिक फोर्स, बाहर के फोर्सेस के बारे में बात करें, मतलब बाहर से अगर बल मिलता है, तो एटमॉस्फेयर है, सन है और टेक्टोनिक फैक्टर्स है। इस फैक्टर की वजह से बाहर का बल जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसमें ग्रेडिएंट का होता है स्लोप, और ग्रेविटी का रोल क्या होता है। ऑफ कोर्स मान लीजिए कि पहाड़ जो है वो अंतर्जनिक बल यानी कि एक्सटीरियर जो फोर्सेस लग रही थी, उसकी वजह से पहाड़ों का निर्माण हुआ। लेकिन पहाड़ों के निर्माण होने की वजह से जब बारिश की बूंदें पहाड़ों पे पड़नी चालू हुई, तो आप देखोगे कंकड़ टूटेंगे, फूटेंगे, और उसके बाद सारी चीजें ग्रेडिएंट मतलब स्लोप होने की वजह से, समतल होने की वजह से, वो सारा पदार्थ जो है नीचे आके जमीन पे समतल आके गिर जाएगा। तो ये है आपका, इसकी ग्रेविटी बहुत मैटर करती है। ऑफ कोर्स ग्रेविटी की वजह से आप देखोगे कि स्लोप का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ ही आता है। और इसमें अगर आप देखें तो हर यूनिट पे जो भी बल लग रहा है ना, उसे इन्होंने प्रतिबल का नाम दिया, स्ट्रेस का नाम दिया।
एनसीईआरटी के अंदर अगर बच्चों को कुछ भी समझना है ना, तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के अंदर आप सिंपल सा एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लेंगे ना, तो आपको बहुत आसान रहेगा चीजों को समझने में। अब मैंने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ऑफ कोर्स देखो साइंस तो यही है ना कि ऊपर से कुछ भी करेगा नीचे ही आएगा, और उसमें इस चीज को, इस स्लोप को, इस स्लांट हाइट को इन्होंने ग्रेडिएंट बोल दिया है, इसे स्लोप बोल दिया गया है। और ऑफ कोर्स स्लोप की वजह से पत्थर कुछ भी टूटा ऑफ कोर्स वो नीचे आके ही गिरेगा, है ना। और जितने पर यूनिट पे, पर यूनिट एरिया पे जितना भी बल लग रहा है, अब बल भी बहुत प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये वाला आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बल देख लीजिए कितने प्रकार के, टेंशन, कंप्रेशन एंड शेयरिंग, ये आपके उसमें, ये आपके एनसीईआरटी में, पर सारे नहीं है। इसमें क्या होता है, जब बल लग रहा है तो ऑफ कोर्स एक पत्थर दूसरे पत्थर से अलग हो रहा है, ये जब बल लग रहा है तो ऑफ कोर्स इसमें क्या हो रहा है, रॉक जो स्क्वीज हो रही है। जब ये बल लग रहा है तो एक उस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, तो ये एनसीईआरटी के अंदर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसमें स्क्वीज हो रही है, चिपक रही है, इसमें ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, स्ट्रेच हो रही है, एक दूसरे से अलग हो रही है, पर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है। तो ये चीज आपको शेयरिंग क्या कहते हैं, फोर्स जो है आपको एनसीईआरटी बताती है। लेकिन ऑफ कोर्स हमें स्ट्रेस के बारे में तो समझना है कि स्लोप की वजह से ऐसा कुछ होता है, वहां के समय में अंतर होता है। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रेस क्या होता है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। साइंस है इसके पीछे और कुछ नहीं, साइंस बेसिक है। देखो किसी भी बाहर की सतह का बदलाव होना, उसके पीछे डिपेंड करती है प्रक्रिया। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेज अलग दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई भी पानी है ना, उस पानी का पत्थर पे लगातार पड़ने की वजह से जो पत्थर होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो होता है पानी घुसता चला जाता है, और इसीलिए पानी घुसते 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 टूटना चालू हो जाता है, और इसे ही मॉलिक्यूलर स्ट्रेस का नाम दिया, आणविक तनाव बोलते हैं इसे। और अगर आप देखो तो जितने भी ऐसे पत्थर है ना, ये सब पत्थर, तो मैंने अलग अलग इमेजेस ले रखी है, इमेज में दिखा रखा है किस तरीके से पत्थर देख लो, यहाँ बारिश पड़ती रहती है, बारिश पड़ती रहती है, और किस तरीके से टूटता चला जाता है। ये देखो सब पत्थर है, किस तरीके से टूटा हुआ है, इसके बारे में एनसीईआरटी बताती है। अब इसमें केमिकल प्रोसेस लगता है, जिसकी वजह से मैंने बताया कि स्लोप की वजह से क्या कहते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो लूज होते हैं, और इसे ही इन्होंने डेनुडेशन कहा है, अनच्छेदन, अनच्छेदन इसी को ही कहा है उन लोगों ने। और एनसीईआरटी के अंदर इसको एक्सप्लेन नहीं करा गया, इसको अनच्छेदन को एक्सप्लेन ही नहीं करा गया। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, केमिकल प्रोसेस जिसकी जैसे नॉर्मल सा है, ये एक पत्थर है, यहाँ पानी इसके अंदर आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, ऑफ कोर्स इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें पानी घुसता चला जाएगा, पानी घुसता चला जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। तो इस केमिकल प्रोसेस को अनच्छेदन यानी कि डेनुडेशन कहते हैं, यानी डेनुडेशन। तो जो भी आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। अब एक्सोजेनिक फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेडिएटेड स्लोप, उसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रेस एंड टेक्टोनिक फैक्टर, ये सारी चीजें मैटर करती है। दैट इज व्हाई धरती जो है वो बाहर से बदल रही होती है। इतना क्लियर है? अगर आपको इतना क्लियर है, इसका मतलब ये है कि आपने एक्सोजेनिक फोर्स को काफी अच्छी तरीके से समझ लिया। हिंदी के विद्यार्थी जो भी है आपको बता दूं, हिंदी में मैंने लिखा हुआ एनसीईआरटी, जब भी आप वीडियो देखते हैं, वीडियो लेक्चर सीरीज, तो बुक लेके बैठिए, अंडरलाइन करते रहिए कि ये क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, ठीक है। सो ये थर्ड पार्ट था, वीडियो के लेक्चर सीरीज में आगे जाएंगे। क्लास 11th की ज्योग्राफी बड़ी खतरनाक है, बट इंटरेस्टिंग वे में आपको बताया जा रहा है। वीडियो की लेक्चर सीरीज में, अगली लेक्चर सीरीज में जल्दी मिलेंगे। ई पाठशाला ईपी फैमिली आपको याद रखना है नोट्स के लिए। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज।